ये वीडियो लेक्चर इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में सीयूईटी यूजी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देने वाले हैं। ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो 2026 का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आपका पॉलिटिकल साइंस बोर्ड का वन ऑफ द सब्जेक्ट है। इसमें पॉलिटिकल साइंस का बुक वन जो आपका इंटरनेशनल रिलेशन का जो बुक है उसके कंप्लीट चैप्टर वन को हम लोग डिस्कस करेंगे, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो जो भी सब सेक्शंस आपको उस चैप्टर में मिलते हैं एनसीईआरटी के हर एक बुलेट पॉइंट में पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जब हम इस टॉपिक को कवर अप कर रहे हैं तो इसमें क्वेश्चंस कैसे निकल कर आते हैं, पास्ट पेपर्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक सिंगल लेक्चर से आपका द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हमारी ये कोशिश है कि ये वीडियो सीरीज के थ्रू अराउंड 15 टू 20 आवर्स में आपका कंप्लीट पॉलिटिकल साइंस का प्रिपरेशन हो जाए। जितने भी सीरियस स्टूडेंट है आपको ये पूरा वीडियो देखना है, पूरा लेक्चर को समझना है, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है और आपको ये भी पता चल जाएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। और एक लेक्चर से आपके सीयूईटी एग्जाम का भी प्रिपरेशन हो जाएगा और आपका 12th का बोर्ड एग्जाम का पॉलिटिकल साइंस का भी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा एग्जाम टेरी जो है सीयूईटी एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए आपके लिए कुछ कुछ सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स लेकर आती है और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। सिर्फ 200 आपको पे करना है। अब 200 पे करके आपको क्या क्या मिल जाता है, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज नोट्स जो बुलेट पॉइंट्स हैं, हर एक चैप्टर वाइज नोट्स के हर एक सेक्शन बाय सेक्शन बुलेट पॉइंट्स हम लोगों ने कन्वर्ट करके उसको तैयार किया है। सारे 15 चैप्टर्स, बुक वन प्लस बुक टू दोनों मिला के 15 चैप्टर्स हैं। तो 15 चैप्टर्स के आपको नोट्स मिल जाते हैं। दूसरा हो जाता है चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक। जी हाँ, हर एक चैप्टर के 50 क्वेश्चंस होते हैं और ये एग्जैक्टली सीयूईटी स्टैंडर्ड एंड पैटर्न पे क्रिएट किया गया है। जब हम इस चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक की बात करते हैं तो इसमें जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीयूईटी में, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आपके मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस होते हैं, लॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चंस होते हैं। तो सभी टाइप के क्वेश्चंस आपको हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक में देखने को मिलेगा। दूसरा हो जाता है कंप्लीट बुक मॉक टेस्ट। जी हाँ, बुक वन के 5 मॉक्स हो जाएंगे और बुक टू के 5 मॉक्स हो जाएंगे, मतलब सारे चैप्टर्स को मिलाकर मॉक क्रिएट किया जाएगा। फिर हो जाता है पास्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट हो जाता है जितने भी स्टूडेंट सीयूईटी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। एग्जाम तेजी की तरफ से 25 सेट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डेट वाइज एंड शिफ्ट वाइज। आप बाकी कहीं पे सर्च कर लेंगे, कोई इतना जो है पास्ट पेपर्स प्रोवाइड कर रहा हो तो आप, चैलेंज है, आप वीडियो में कमेंट करके बता देना कि सर ये जो है 25 सेट्स सिर्फ और सिर्फ पास्ट पेपर्स के प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हम लोगों ने अलग अलग स्टूडेंट से कंपाइल करके डेट वाइज एंड शिफ्ट वाइज रखा है। अब देखिए, पास्ट पेपर्स को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आप पास्ट पेपर को सॉल्व करते हैं तो उससे आपको ये आइडिया लग जाता है क्वेश्चन का वेटेज क्या है, सिलेबस का वेटेज क्या है, टॉपिक का वेटेज क्या है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, किस तरीके से किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इसके बाद जब सारा कुछ आप प्रिपेयर कर लेते हैं इसके बाद आपको मॉक टेस्ट मिलता है। जी हाँ, मॉक टेस्ट तो 10 सेट्स ऑफ मॉक टेस्ट मिलेगा। यूजी पॉलिटिकल साइंस। अब क्या है ना कि आप जब भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो जो डिफिकल्ट सेक्शंस होते हैं, डिफिकल्ट सेक्शन में यूजुअली जो है आपके मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन या स्टेटमेंट टाइप, मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन वो डिफिकल्ट क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। तो इसीलिए अलग से 5 सेट्स इस टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। अगर आप प्लान कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का, उसमें टॉप कॉलेज लाइक हंसराज, हिंदू, केएमसी, सेंट स्टीफेंस, रामसर, मिरांडा हाउस, तो एबव 950 कम से कम स्कोर करना पड़ेगा। और 950 एबव आउट ऑफ 1000 स्कोर करने का मतलब होता है कि पॉलिटिकल साइंस का आपका 250 का जो होता है तो इसमें हमारा टारगेट 250 होना चाहिए, एक मार्क्स कम नहीं। 100% आपका स्कोर होता है तभी आपका सिलेक्शन का रेट बहुत हाई हो जाता है, परसेंटेज चांस बहुत हाई हो जाता है। यानी आपको टोटल 3000 प्लस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद शायद ही कोई एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपका बच जाए। ये तो हो गया सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स के बारे में। और जी हाँ, आपको सिर्फ और सिर्फ 200 पे करना है इन सारी चीज के लिए।
जहाँ पे मॉक्स हैं, टेस्ट सीरीज है, बुक्स के मॉक्स हैं, चैप्टर वाइज नोट्स हैं, पास्ट पेपर्स हैं, सब कुछ आपको सिर्फ और सिर्फ 200 में मिलेगा। और इसी तरीके से बाकी सब्जेक्ट की भी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, जो भी सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप साइंस के सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश है, जनरल टेस्ट है, जनरल टेस्ट और इंग्लिश के तो 45 सेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं पास्ट पेपर्स के, along with question bank and everything, test series, mock papers. So अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्टार्टिंग द चैप्टर। चैप्टर में हम लोगों ने बुलेट पॉइंट टू द पॉइंट, जिस तरीके से क्वेश्चन, देखिए आप चाहे सीबीएसई की बात करें चाहे सीयूटी की बात करें, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आपके इंफॉर्मेशन को टेस्ट किया जाता है, आप फोकस होना चाहिए कि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं। सीबीएसई में आपको लॉन्ग आंसर टाइप लिखना पड़ता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप जब हम सीयूटी की बात करते हैं तो वो छोटे-छोटे पॉइंट्स पे क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो उन सब चीज़ को हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे और आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। सो टाइटल ही है कोलैप्स ऑफ द बर्लिन वॉल एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर। यानी यहाँ से क्वेश्चन कैसे निकल कर आता है, व्हाट सिग्निफाइड एंड ऑफ कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर जो खत्म हुआ तो कैसे समझे, कौन सा ऐसा इवेंट था जो कोल्ड वॉर को एंड किए, तो आपका सिंपल यहीं पे आ जाता है बर्लिन वॉल। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल वाज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। Berlin Wall, built during the Cold War, symbol of division between East and West. So ये ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी को बर्लिन वॉल डिवाइड करता है। ईस्ट जर्मनी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ कम्युनिस्ट एंड वेस्ट जर्मनी वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ कैपिटलिस्ट। तो इसमें तीन डिफरेंट ग्रुप्स थे, ये तीन डिफरेंट कंट्रीज थे, फ्रांस, इंग्लैंड एंड यूएसए। बर्लिन वॉल कब गिरा? 1989, टॉपल्ड बाय द पीपल। यानी अगेन किसका हाथ था? सो द पीपल प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं तोड़ा गया था, ये लोगों के द्वारा तोड़ा गया था। अब बर्लिन वॉल क्या किया? ट्रिगर्ड ए चेन ऑफ इवेंट्स, यानी वो एक के बाद कोलैप्स ऑफ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एंड इन द ईस्ट यूरोप एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन यूएसएसआर। तो सोवियत यूनियन, इनफैक्ट इस पूरी चैप्टर में हम लोग डिटेल में सोवियत यूनियन के बारे में देख लेंगे। जर्मनी यूनिफाइड आफ्टर बीइंग डिवाइडेड सिंस द वर्ल्ड वॉर टू। सो वर्ल्ड वॉर टू के बाद ही आपका कोल्ड जो वार स्टार्ट हुआ था, उसी में यूएसएसआर के द्वारा या सोवियत यूनियन के द्वारा जो है बर्लिन वॉल खड़ा किया गया था। द कोल्ड वॉर एंडेड नॉट थ्रू मिलिट्री मस्ट बट थ्रू मास एक्शंस बाय द ऑर्डिनरी सिटीजन। दिस मीन्स के इट वाज द एक्चुअल पीपल, जो वहाँ के लोग थे, जो उन कंट्रीज के जो सिटीजन थे, उन्होंने एक आप बोल सकते हैं प्रयास की कोल्ड वार को खत्म करने का एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो आप समझ लेते हैं व्हाट वाज सोवियत सिस्टम। ये सोवियत सिस्टम है क्या, क्या था, किसके द्वारा बनाया गया था, कौन सी कंट्रीज थी जो सोवियत यूनियन की पार्ट थी, इसके इकोनॉमिक क्या था, इसका पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट क्या था, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या था, स्ट्रेंथ क्या था, वीकनेस क्या था। क्वेश्चंस इसी पे पूछे जाते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ सोवियत यूनियन। अब यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ये फॉर्म हुआ था आफ्टर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन इन 1917, जो रसिया में आया था। अब रिवॉल्यूशन का आइडिया क्या था? जो कैपिटलिस्ट क्लास था उसको खत्म करके सोशलिस्ट क्लास, मतलब इक्वल सोसाइटी वेयर एवरीवन इज इक्वल, तो ये आइडिया था। तो आपका सोशलिस्ट आइडिया क्या था? ऑपोजिशन टू द कैपिटलिज्म। ऑपोजिशन टू द कैपिटलिज्म मतलब ये हो जाता है कि अब जो भी सारी चीजें हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट, चाहे वो प्रोडक्शन को है, ओनरशिप को है, चाहे कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ लोगों को कितना खाना दिया जाए, कितना राशन दिया जाए, घर कैसा दिया जाए, कपड़े कैसे दिए जाए, एजुकेशन कैसे दिया जाए, एवरीथिंग वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। सो एम टू एबॉलिश प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डिजाइन ए स्टेट कंट्रोल्ड इक्वल सोसाइटी, एवरीथिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट। सबको इक्वल खाना दिया जाएगा, सबको इक्वल वेज दिया जाएगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन कितना एजुकेटेड है, सबको एक बराबर काम मिलेगा, एक बराबर सैलरी मिलेगी। नेचर ऑफ द सोवियत सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड ऑन द कम्युनिस्ट पार्टी। अब जितने ये कम्युनिस्ट पार्टी इज डेवलप्ड और बेस्ड ऑन द आइडिया गिवन बाय कार्ल मार्क्स, तो उन्होंने ही कम्युनिज्म के बारे में बात की थी, उन्होंने कम्युनिज्म पे पूरा
आइडिया लाया, कॉन्सेप्ट लाया, बुक्स लिखा। तो कम्युनिस्ट पार्टी में होता क्या है, नो अपोजिशन अलाउड, मतलब ये सिंगल पार्टी सिस्टम, यहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं होती, कोई इलेक्शन नहीं होता, कोई डेमोक्रेसी नहीं होती, एक सिंगल पार्टी होगी, वही रूल करेगी। आप चाइना में देख लीजिए या फिर आप नॉर्थ कोरिया में देख लीजिए, ये आप बोल सकते हैं कि ट्रू कम्युनिस्ट सिस्टम है, कि ट्रू कम्युनिस्ट स्टेट है जहाँ पे सिंगल पार्टी रूल करती है। दूसरा क्या है, स्टेट कंट्रोल प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब ये हो जाता है कि जो भी इंडस्ट्री लगेगी, ये स्टेट डिसाइड करेगी कि कौन से एरिया में कौन सी इंडस्ट्री तैयार करनी है, कौन से गुड्स को हमें प्रोड्यूस करना है। ये सारा जो डिसीजन है, ये स्टेट के द्वारा यानी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाता है। इंडिया ने भी जो प्लान्ड इकोनॉमी जो कॉन्सेप्ट लाया था, जहाँ पे हमारे पास 5 ईयर्स प्लान हुए थे, तो नेहरू ने ये पूरा आइडिया प्लान्ड इकोनॉमी का आप बोल सकते हैं यूएसएसआर से ही लिया था, क्योंकि इनिशियल टाइम में इंडिया के पास भी वो रिसोर्सेज नहीं थे, कैपिटलिस्ट क्लास उतनी स्ट्रांग नहीं थी। सो स्टेट ने ये जिम्मेदारी ली कि हम जो है कंट्री को डेवलप करेंगे थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, तो वैसे ही स्टार्ट हुआ था आपकी यूएसएसआर में। स्टेट गिवन प्राइमेसी ओवर इंडिविजुअल्स एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। अब बात आ जाते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक्सपेंशन। अब वर्ल्ड वॉर आपका कब कंप्लीट हो गया था, खत्म हो गया था, 1944 आप बोल सकते हैं, जब आपका वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया था। यूएसएसआर का फॉर्मेशन कब हुआ, 1917। ठीक है, यूएसएसआर का। तो एक्सपेंशन ऑफ द सोशलिस्ट ब्लॉक। So after World War II, Eastern Europe countries liberated by the Soviet Army came under USSR control. So आप बोल सकते हैं, जब वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था तो अलग अलग ग्रुप से, एक ग्रुप लेड बाय जर्मनी, द अदर ग्रुप वेयर यूएसए, यूएसएसआर, ये सारे एक ग्रुप में थे। लेकिन जितने ऐसे कंट्रीज थे जो जर्मनी के कंट्रोल से बाहर आई थी, यूएसएसआर ने उन सारी कंट्री पे कब्जा कर लिया। यानी आप बोल सकते हैं एक से निकले और दूसरे के पीढ़े में चले गए। सो जितने जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थे, वो लिबरेटेड बाय द सोवियत आर्मी एंड केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। अब उनका जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम था वो सोवियत यूनियन के तरह ही बन गया, यानी कम्युनिस्ट क्लास। अब इस ग्रुप को नाम दिया गया सेकेंड वर्ल्ड। जैसे इंडिया एंड जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, जो सेकेंड वर्ल्ड के कौन कौन से कंट्रीज थे, या जो ईस्ट सोवियत कंट्रीज के जो पार्ट बने थे, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, उसको किस नाम से जाना जाता है। जैसे वेस्टर्न यूरोप एंड यूएसए को हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं, इंडिया थर्ड वर्ल्ड में आ जाता है। तो इन ग्रुप को बोला गया था सेकेंड वर्ल्ड और द सोशलिस्ट ब्लॉक। इसके बाद एक वार्सो पैक्ट होता है। वार्सो पैक्ट क्या है कि एक मिलिट्री अलायंस है। अब ये भी जो भी कंट्री जो बाहर निकली थी, उनको ये डर था कि यूएसए या वेस्टर्न यूरोप कंट्री हम पे अटैक ना कर दें, तो इसलिए इन लोगों ने एक पैक्ट बनाया, वार्सो पैक्ट, और ये मिलिट्री पैक्ट था। इसका मतलब ये हो जाता है किसी एक कंट्री पे कोई दूसरा अटैक करता है आउटसाइड द ब्लॉक, फॉर एग्जांपल पोलैंड पे अगर यूएसए अटैक करता है, तो ये माना जाएगा कि ये अटैक रशिया पे भी है, एंड रशिया विल हैव द राइट टू जंप इन द वार, रशिया भी वार में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसीलिए ये जो है एक मिलिट्री अलायंस बाइंडिंग ऑन द सोशलिस्ट कंट्रीज, मतलब बाइंडिंग इन द सेंस कि अगर 15 कंट्रीज है तो किसी एक पे अटैक होता है तो ये माना जाएगा कि ये अटैक सारे 15 कंट्रीज पे हो गया। अब सोवियत का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ क्या था, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू यूएसएसआर बिकेम ए ग्रेट पावर सेकेंड ओनली टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए, अगर हम जब भी कोल्ड वार की बात करते हैं तो कोल्ड वार वाज बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएसएसआर। तो इन दोनों के बीच में ही कोल्ड वार आपका स्टार्ट हुआ था। रशिया के पास या यूएसएसआर के पास कौन से नेचुरल रिसोर्सेज थे, ऑयल, आयरन एंड स्टील। अब इससे भी क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा रिसोर्स नहीं था। ऑयल, आयरन, स्टील, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी दूसरा डाल दिया जाता है, यूरेनियम डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डेवलप्ड मशीनरी प्रोडक्शन एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट कनेक्टिंग रिमोट एरियाज। सो यूएसएसआर ने क्या किया कि सारे रिमोट एरियाज में रोड बनाए, रेलवे बनाए, सो दैट मिलिट्री जल्दी पहुंच सके, वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको एक्सपोर्ट किया जा सके, या फिर उसको यूज करके मिलिट्री प्रोडक्शन में लाया जा सके, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में लाया जा सके।
तो इसलिए सारे रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया गया। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इनका डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इनिशियली बहुत स्ट्रॉन्ग था। इतना स्ट्रॉन्ग था कि पिन से लेके कार, यानी आप एक छोटे से पिन से लेके मिसाइल, ये वो जो प्रोडक्शन होता है सब ये यूएसएसआर के अंदर ही हो रहा था। अब इनका क्वालिटी तो लो था, लेकिन ये ह्यूज प्रोडक्शन कर रहे थे। और ये ना आप अगर एक ये जोक भी है। सो ये बोला जाता है कि अगर 50 साल से पुराना कोई गाड़ी अगर चल रही है, या फिर ये बोला जाता है कि इससे बड़ा आपने ट्रांसपोर्टेशन का कोई ट्रक नहीं देखा, तो बोला जाता है ओह इट्स रशियन। सब कुछ उन लोगों ने ह्यूज बनाया। गवर्नमेंट इंश्योर्ड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्योंकि ये गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी कि किसको कितना राशन देना है, किसको कितना खाना देना है। और ये गवर्नमेंट ने इसलिए डिसाइड किया क्योंकि बाकी रिसोर्सेज को प्रोडक्शन में लगाया जाए, मिसाइल प्रोडक्शन में, आर्म्स प्रोडक्शन में, टेक्नोलॉजी में लगाया जाए, सो दैट आपके जैसे वारशिप क्रिएट किया जा सके, एयरक्राफ्ट कैरियर क्रिएट किया जा सके, सब्सिडाइज्ड वेलफेयर, और सारा हेल्थ, एजुकेशन, चिल्ड्रन वेलफेयर जो भी चीज है ये सारा कुछ गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा था। स्टेट ओनरशिप ऑफ लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट। तो वहां पे लैंड को भी कम्युनिटी को दे दिया गया, ग्रुप बना के कम्युनिटी को दे दिया गया कि आपको इस लैंड पे काम करना है, और स्टेट जो है इतना परसेंट ऑफ द टोटल प्रोड्यूस आपसे ले लेगी। यानी लैंड को भी आप बोल सकते हैं स्टेट ओनरशिप में लेते आ गया। लेकिन सवाल ये हो जाता है कि क्या इतने कंट्रोल, क्योंकि एक चीज जो आप देखिएगा कि सब चीज पे गवर्नमेंट का कंट्रोल था, तो क्या इतने कंट्रोल के बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, और करती है तो किस तरीके से इवॉल्व होता है, किस तरीके से वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है, उसका क्या इम्पैक्ट होता है। सो प्रॉब्लम विद इन द सोवियत यूनियन। अब इन सब की चीजों के बावजूद जो है क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी सोवियत यूनियन में। सो पहला हो जाता है ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। अब ब्यूरोक्रेसी में क्या होती है ना कि 10 बाबू बैठे हुए हैं। अब एक फाइल जो है 10 बाबू से गुजरेगी। अब 10 बाबू जो है उस पर अपना दिमाग लगाएंगे, तो वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। अब आपको सारे बाबू खुश हो जाएंगे तभी वो फाइल आगे बढ़ेगी। अथॉरिटेरियन इसलिए हो जाता है क्योंकि सिंगल पार्टी रूल, मतलब वहाँ पे कोई ऑपोजिशन है ही नहीं। आप जो भी काम करना चाह रहे हैं उस पे कोई चैलेंज है ही नहीं। यानी मैंने ही रूल बनाया और मैं ही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मैंने रूल फॉलो नहीं किया लेकिन मैं चाहूंगा कि आप रूल फॉलो करें। तो इस टाइप का पूरा सिस्टम डेवलप हो गया था। लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। अब क्योंकि वहां पर अपोजिशन नहीं था तो आप जो है किसी पे सवाल नहीं पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि ये गांव को हटा के वहां पे रोड बनाया जाए, तो एज ए सिटीजन आप उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते कि यहाँ के लोगों को हटाया जा रहा है तो वो लोग कहाँ रहेंगे। किसी के पास वो ऑथोरिटी नहीं था स्टेट से सवाल पूछने का। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन हैड टाइट कंट्रोल। अब देखिए यूएसएसआर के अंदर जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन जो 15 कंट्रीज थी, इन सबको कंट्रोल करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन बनाया गया था। और इनका टाइट कंट्रोल मतलब 100% अथॉरिटी था अमंग ऑल द इंस्टीट्यूशंस एंड इट वाज अनअकाउंटेबल। मतलब कुड नॉट बी चैलेंज्ड, कोई उस अथॉरिटी पे क्वेश्चन नहीं कर सकता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन ही डिसाइड करेगी कि फौज कहाँ जा रही है, प्रोडक्शन क्या हो रहा है, लोगों को कपड़ा कितना देना है, एजुकेशन कितना देना है, शेल्टर कैसे देना है। सो जो 15 रिपब्लिक्स हैं उनके अंदर जैसे जितने भी कंट्रीज थे, फॉर एग्जांपल यूक्रेन हो जाता है, बेलारूस हो जाता है, पोलैंड हो जाता है, उन सबके जो अपने इंस्पिरेशंस थे उसका कोई वैल्यू नहीं था। अब क्या है कि जितने जो मान के चलिए जो 15 कंट्रीज हैं, अब हर एक कंट्री का अपना अपना लैंग्वेज था, अपना अपना स्क्रिप्ट था, कल्चर था। अब यहाँ पे क्या हुआ क्योंकि रसिया सबसे बड़ा था, तो ये रशियन लैंग्वेज सब पे थोप दिया गया कि ऑफिशियल वर्क तो रशियन लैंग्वेज में ही होगा। अब पोलैंड में जहाँ पे पोलिश बोली जाती है, वो आपको रशियन नहीं आता है, दिस मीन्स इट्स ए क्राइम। तो ये सब सवाल होने लगे। So although Russia was one of the 15 republic, it dominated all others. So Russia, अब होना क्या चाहिए था कि रसिया वन ऑफ द 15 रिपब्लिक है, तो बाकी 14 का भी कंट्रोल होना चाहिए, अथॉरिटी होना चाहिए। लेकिन रसिया जो है बाकी 15 पे ही अपना अथॉरिटी जमाते चला गया।
तो ये सब आप बोल सकते हैं कि पॉलिटिकल क्राइसिस क्रिएट करने लगा। अब आ जाता है इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड वीकनिंग। अब किस तरीके से ये कम होने लगा, किस तरीके से यूएसएसआर जो आपका टूटने लगा या सोशलिस्ट ब्लॉक नीचे आने लगा। आर्म्स रेस मतलब यूएसए के साथ ये बहुत ज़्यादा आर्म्स रेस में आ गया, प्रोडक्शन ऑफ मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड ऑल। तो उसमें बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस यूज होने लगा। तो हो क्या गया कि बाकी जो रिसोर्सेस होने चाहिए थे फॉर चिल्ड्रन वेलफेयर, ये सब पे तो पैसे ही नहीं बच रहे थे। तो within the strained resources lagged behind the waste in technology infrastructure and citizens aspirations। अब यूएसए जो है रोड बना रहा है, रेलवे नेटवर्क बना रहा है, बना तो यूएसएसआर भी रहा था, लेकिन इन लोगों ने इतने हेवी हेवी प्रोजेक्ट ले लिए कि वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहे, उनके लिए उतने फंडिंग ही नहीं थे। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979। अब सोवियत यूनियन ने क्या किया कि 1979 में अफगानिस्तान पे अटैक कर दिया। अब किसी भी कंट्री पे आपको अटैक करना है तो उसके लिए बहुत रिसोर्सेस चाहिए। अब अफगानिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जब सोवियत ने अटैक किया था तो यूएसए ने तालिबान क्रिएट किया था, या फिर आप बोल सकते हैं सीआईए ने, दे क्रिएटेड मुजाहिद। फॉर एग्जांपल ओसामा बिन लादेन वाज अ प्रोडक्ट ऑफ सीआईए, यूएसए का प्रोडक्ट था टू फाइट अगेंस्ट द सोवियत यूनियन। लेकिन फाइनली आप ओसामा बिन लादेन अटैक भी किस पे किया? यूएसए पे किया। क्यों किया? क्योंकि जब रसिया हार गया, रसिया इन्वेजन के बाद जब लौट गया, तब सीआईए तो इसको पैसे देने बंद कर दिए ओसामा बिन लादेन को। पैसे तो चाहिए भाई जिंदगी जीने के लिए, चलो वार करो। किसके साथ? यूएसए के साथ ही। तो डिस्पाइट राइजिंग वेजेस, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी डिक्लाइन, प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही थी, शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स बिकेम कॉमन गुड्स। जो आपके इम्पोर्टेंट जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, क्योंकि प्रोडक्शन तरीके से बढ़ नहीं रहा था, आपके पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, तो आपको कंज्यूमर गुड, रोटी कपड़ा मकान, ये भी बढ़ाना पड़ेगा। आप घर बना नहीं रहे हैं लोगों को रहने के लिए, आप बोल रहे हैं कि नहीं हॉल में ही सब कोई सो जाओ, तो इस तरीके से चीजें नहीं चल पाती है। ठीक है, बाय द लेट 70s द सोवियत इकोनॉमी बिकेम स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब हो जाता है कि ग्रोथ जो है, ये ग्रोथ आपका रुक गया, ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। जैसे हम बोलते हैं ना, हर एक साल जीडीपी इस रेट से ग्रो कर रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी ग्रो कर रही है, सर्विस सेक्टर ग्रो कर रहा है, कल्चर की प्रोडक्शन ग्रो कर रही है, वो कुछ ग्रो नहीं कर रही थी। सो फाइनली क्विकली अगर देख लें, बर्लिन वॉल फॉल कब किया? 1989। सोवियत रिवॉल्यूशन कब आया? 1917। सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979। वार्सो पैक्ट किया था, मिलिट्री अलायंस ऑफ द सोशलिस्ट। यहाँ अगर आपसे पूछा जाएगा कि वार्सो पैक्ट में टोटल कितनी कंट्रीज थे, तो 15, और ये आपका मिलिट्री अलायंस था, वो कल्चरल अलायंस नहीं था, या फिर आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक अलायंस नहीं था, ये मिलिट्री अलायंस था। अब लीडर ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड सोशलिस्ट ब्लॉक, कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब क्या हो जाता है? वन पार्टी सिस्टम कंट्रोलिंग ऑल इंस्टीट्यूशंस। कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर मार्क द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। कौन सा इवेंट? कोल्ड वॉर, बर्लिन वॉल का गिरना। अब टुवर्ड्स द एंड वहां पे जो पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज हुई, तो उनका अब ये था कि नहीं, थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म करना है, इकोनॉमिक रिफॉर्म, पॉलिटिकल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। तो मिखाइल गोर्बाचोव जो है, ये राइज एंड रिफॉर्म अगर हम लोग देखते हैं तो मिखाइल के द्वारा ये बिकेम जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन। अब जब सीपीएसयू का जो क्रिएट किया गया था, तो जनरल सेक्रेटरी वाज द हाईएस्ट पोस्ट। ठीक है, ये हाईएस्ट पोस्ट होता। तो 1985 में मिखाइल जो है ये बन जाते हैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सोवियत यूनियन, मतलब वो सारे 15 कंट्रीज के हेड बनते हैं। अब ये जो है धीरे धीरे अब रिफॉर्म लाना शुरू करते हैं। तो इनका रिफॉर्म का दो आइडिया था। पहला, नॉर्मलाइजेशन ऑफ द रिलेशंस विद द वेस्ट। अब क्योंकि वेस्ट के साथ कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएस के साथ कोल्ड वॉर चल रहा था, यूएस सबसे बड़ा पार्टी था आपका वेस्ट में, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप बाकी कंट्रीज के साथ अपना रिलेशनशिप कैसे इंप्रूव करते। तो इनका पहला टारगेट था कि वेस्ट के साथ, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस या वेस्ट जर्मनी, बाकी आपके इंग्लैंड हो जाते हैं, स्पेन है, यूएसए है, कनाडा है, इन सब के साथ किस तरीके से मेरा रिलेशनशिप इंप्रूव किया जाए। दूसरा, डेमोक्रेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स विद इन यूएसएसआर। यानी जो आपकी 15 कंट्रीज हैं, इन 15 कंट्रीज के अंदर डेमोक्रेसी कैसे लाया जाए,
रिफॉर्म कैसे लाया जाए, तो आपका पॉलिटिकल रिफॉर्म भी जरूरी था, इकोनॉमिक रिफॉर्म भी जरूरी था। अब अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिफॉर्म, अब उस रिफॉर्म का इम्पैक्ट क्या हुआ। ये सारे इम्पैक्ट ऐसे थे जिसको टारगेट नहीं किया गया था लेकिन आउटकम रहा। अब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में जो है प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए अगेंस्ट द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। तो सारे कंट्रीज में है, फिर आप बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए लेड बाय द पीपल। ठीक है। अब इस बार गरवॉश ने क्या किया कि इन्होंने मिलिट्रीली इंटरवीन नहीं किया। पहले क्या होता था कि कोई भी अगर प्रोटेस्ट हुआ तो मिलिट्री को लाया जाता था उसको सप्रेस करने के लिए, पुलिस को लाया जाता था उसको सप्रेस करने के लिए। लेकिन ये फर्स्ट टाइम था जब मिखाइल के द्वारा मिलिट्री का यूज नहीं किया गया किसी भी प्रोटेस्ट को सप्रेस करने के लिए। बोला गया ठीक है आपको प्रोटेस्ट करना है, ये आपका राइट है, प्रोटेस्ट कीजिए। एज ए रिजल्ट क्या, कम्युनिस्ट रिजिम्स कोलैप्स वन आफ्टर अनदर। अब होता क्या है कि जैसे आप देखते हैं ट्यूनीशिया में जब ये स्टार्ट हुआ, अगर हम बात करते हैं आफ्टर 2010 के बाद ट्यूनीशिया में रिफॉर्म आए। फिर जो है डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपका सीरिया में स्टार्ट हुआ, इराक में स्टार्ट हुआ अगेंस्ट द डिक्टेटर्स। तो उस तरीके से जब एक कंट्री में आता है रिफॉर्म चेंजेज आते हैं तो बाकी कंट्रीज भी उसको अडॉप्ट करती है। तो वैसे ही हुआ वन आफ्टर अनदर ईस्टर्न यूरोप में डेमोक्रेटिक आप बोल सकते हैं रिफॉर्म आने लगे। और फिर रैपिड इंटरनल क्राइसिस इमर्ज लीडिंग टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। अब 1991 कूप, कूप क्या होता है कि वहाँ किसी भी कंट्री की मिलिट्री जब ये ठान लेती है जो टॉप लीडरशिप है उनको हटा देना है, खुद जाके बैठ जाना। फॉर एग्जांपल एग्जांपल है आपका, क्लासिक एग्जांपल है पाकिस्तान। 1991 कारगिल वार के बाद जो प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ जो आपके जनरल थे आर्मी के, उन्होंने नवाज शरीफ जो वहाँ के पीएम थे उनको कैप्चर कर लिया, उनको हटा दिया प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट से। बोले कि द कंट्री इज अंडर माई कंट्रोल, तो वो मिलिट्री कूप हो जाती है। सो इनके मिखाइल के अगेंस्ट ये मिलिट्री कूप का प्लान किया गया था। अब क्या है कि जब भी आप रिफॉर्म की बात करते हो तो एक ग्रुप ऐसा होगा जिसको रिफॉर्म नहीं पसंद है, जिसको वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप पसंद है, जिसको ये पसंद है कि नहीं वो सोवियत ब्लॉक बना रहे, सभी कंट्रीज पे मेरा कंट्रोल बरकरार रहे। तो उसको हम लोग हार्ड लाइनर्स के रूप में जानते हैं। तो वो हार्ड लाइनर्स जो है उनको ये मिखाइल जो है पसंद नहीं आया कि ये रिफॉर्म क्या कर रहा है, इससे तो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। तो एक कूप अटेम्प्ट किया गया बाय द कम्युनिस्ट पार्टी हार्ड लाइनर्स। लेकिन बोरिस येल्टसिन ये प्रेसिडेंट थे उस समय रशियन रिपब्लिक के, इन्होंने उस कूप के बारे में इनको पता चला, वो अपोज किए और बचा लिए। फाइनली ये नेशनल हीरो हो गए। बोरिस जो है फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन फेडरेशन या रशियन रिपब्लिक हैं। तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ये एक इम्पोर्टेंट पर्सन है। द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पर्सन आप बोल सकते हैं और द प्रेसिडेंट ऑफ द रशियन रिपब्लिक आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर। अब शिफ्ट ऑफ पावर एंड राइज ऑफ रिपब्लिक्स, मतलब जहां पे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट्स। सो सोवियत सेंट्रल से अब जो है इंडिविजुअल रिपब्लिक क्रिएट किया गया। अलग अलग कंट्री अब बाहर निकली सोवियत यूनियन से। जो पहली तीन कंट्री थी जिन्होंने अपने आप को एक सॉवरेन रिपब्लिक घोषित किया वो था रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे चार कंट्रीज के नाम दे दिए जाएंगे, एक पूछा जाएगा कि कौन पार्ट नहीं था। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बाद में जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं वो फिर उन लोगों ने उस समय प्लान किया था कि नहीं मुझे सोवियत फेडरेशन में रहना है, लेकिन बाद में वो भी फिर अलग अलग कंट्री हो गए। फॉर एग्जांपल उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तो ये सारे कंट्रीज ये सोवियत रिपब्लिक के पार्ट थे। डिसइंटीग्रेशन ऑफ 1991, रशिया, यूक्रेन, बेलारूस ये अलग हो गए। लेकिन इन लोगों ने अलग होने के बाद एक क्रिएट किया कॉमनवेल्थ ऑफ द इंडिपेंडेंट स्टेट। अब ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट कोई मिलिट्री अलायंस नहीं थी, आप बोल सकते हैं इसको कल्चरल या इकोनॉमिक अलायंस थी। ठीक है। और बाद में इसमें जो बाकी कंट्रीज थे वो भी इंक्लूड हो गए और उनको भी फाउंडिंग मेंबर बनाया गया। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं टोटल आपके 15 कंट्रीज थे, 15 में 3 अलग हो गए तो अभी भी 12 थे। इन लोगों ने मिलकर CIS बना लिया, कॉमनवेल्थ, ठीक है, ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। लेकिन बाद में फिर इन लोगों ने बोला कि ठीक है चलो हम लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन हमें भी फाउंडिंग मेंबर का दर्जा दिया जाएगा।
अब सोवियत यूनियन का जो सक्सेसर है वो कौन बना, तो रशिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनहेरिटेड द सीट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अगर हम बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, थोड़ा सा एक हिस्ट्री दे दें। सो वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है आपका क्रिएट किया गया यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल एक इसका प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसमें जो 5 परमानेंट मेंबर्स थे, कौन कौन से? आपके यूएसए हो गए, यूएसएसआर हो गया, फ्रांस है, इंग्लैंड है और चाइना है। 5 परमानेंट मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के। तो अब सवाल ये है कि जब यूएसएसआर नहीं रहेगा तो यूएसएसआर को सिक्योरिटी काउंसिल में कौन रिप्रेजेंट करेगा? सो दिस वाज रिप्रेजेंटेड बाय रशिया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि रशिया बिकेम द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन, और रशिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट भी मिल गया। ठीक है। स्टेटस ओनली टू न्यूक्लियर स्टेट इन द पोस्ट सोवियत रीजन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, यूएसएसआर ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिया था, लेकिन जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो अब यूक्रेन जैसी कंट्री, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाइएगा तो आप देखिएगा जो सोवियत यूनियन का पूरा जो न्यूक्लियर आर्सेनल था वो तो यूक्रेन में था। लेकिन यूक्रेन ने बोला कि नहीं, मुझे न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनना है, तो उसने अपना सारा न्यूक्लियर रसिया को दे दिया। इसीलिए रसिया बच गया ओनली न्यूक्लियर स्टेट इन द पोस्ट सोवियत रीजन। बाकी किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं। रशिया एंड यूएसए कंडक्टेड न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स। अब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मेजर्स का मतलब क्या था? जब हम लोगों ने देखा था आर्म्स रेस, तो एक दूसरे के अगेंस्ट जो इन लोगों ने आर्म्स बनाना शुरू किया। मेरा ब्लास्टिंग मिसाइल कितना दूर जा सकता है, आपको कितना जल्दी अटैक कर सकता है, मेरे पास इतने न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, इतने न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं। इस चीज़ पे कंपटीशन लग गया था। अब दोनों कंट्री बनाती चली जा रही थी। लेकिन ये हुआ कि ये तो आर्म रेस हो गया है, ठीक है? आपको देख के हम बना रहे हैं, मुझे देख के आप बना रहे हैं। एक ना इंटरनेशनल रिलेशन में टर्म आता है सिक्योरिटी डिलेमा। जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़िएगा ग्रेजुएशन में, पीजी में, तो सिक्योरिटी डिलेमा क्या होती है कि दो जब एनिमी स्टेट है और एक स्टेट जब कोई भी वेपन परचेज करता है या डेवलप करता है तो दूसरा स्टेट उसको एज ए थ्रेट देखता है। तो उसको देख के मैंने भी अपना बना लिया। कंट्री ए ने बनाया, ए और बी दो कंट्री है, दोनों जो है आप बोल सकते हैं एनिमी स्टेट है। ए ने कुछ डेवलप किया मिसाइल, तो बी बोलता है यार ये मिसाइल तो मेरे लिए यूज होने वाला है। बी भी बना लेता है। जब बी बनाता है तो ए बोलता है ये तो मेरे लिए यूज होने वाला है, तो ए और बनाता है, तो वो आर्म्स रेस हो जाता है। तो इसके बाद जो है फिर यूएसए और रशिया ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो हम लोग जो है डिसआर्मामेंट में जाएंगे, अपने मिसाइल्स कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, लेकिन प्रोडक्शन अभी भी चालू है दोनों कंट्री में। सो इम्पोर्टेंट रिफॉर्म पॉलिसीज क्या है? डेमोक्रेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। हार्डलाइनर्स जो है इनको पसंद नहीं आया था डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर दिसंबर 1991। यानी आप बोल सकते हैं कि फाइनली ये कंप्लीट हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी बैन कर दी गई। रशिया सक्सीडेड यूएसएसआर रिटेन्ड यूएनएसए सीट एंड न्यूक्लियर स्टेटस। अब सिस्टम चेंज हो गया फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था? कम्युनिज्म था, ये कम्युनिस्ट सोसाइटी थी, सोशलिस्ट सोसाइटी थी एंड सिंगल पार्टी सिस्टम। अब नया सिस्टम क्या आ गया? कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। व्हाट वर द मेन रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर? इंटरनल वीकनेसेस तो ठीक है, लेकिन फेल टू मीट द रीजनल एस्पिरेशंस। जो कंट्री के एस्पिरेशंस थे, आप अलग अलग कंट्रीज को एक साथ ला रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एक है, लेकिन दिस डजंट मीन कि आप अपने ओपिनियन, अपने ऑब्जेक्टिव को दूसरे कंट्रीज पे भी थोपिएगा। तो दिस बिकेम द बिगेस्ट, आप बोल सकते हैं, हर्डल, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सका। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन फॉर सेवरल ईयर, मतलब ग्रोथ एकदम रुक गया था। रिसोर्स किस पे स्पेंड किए जा रहे थे? मेंटेनिंग न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल, सपोर्टिंग सैटेलाइट स्टेट्स इन द यूरोपियन ईस्टर्न यूरोप, डेवलपिंग 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स विद इन यूएसएसआर। सो आप बोल सकते हैं यूएसएसआर को भी अलग अलग जोन में डिवाइड करके एकदम कोशिश की जा रही थी कि हम टेक्नोलॉजी के रूप में, मिलिट्री के रूप में सब कुछ डेवलप करेंगे। ऑर्डिनरी सिटीजन पे कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था।
और ये सब जो है मेंटेनिंग न्यूक्लियर आर्सेनल, सैटेलाइट स्टेट, 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, ये ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन क्रिएट कर दिया है आपके कंप्लीट पॉलिटिकल सिस्टम पे। और किसी भी कंट्री की अगर इकोनॉमिक कोलैप्स कर दी जाती है तो पूरे कंट्री का कंट्री आपका पॉलिटिकल सिस्टम एग्जिस्ट फिर नहीं कर पाता है। अब पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेसेस, तो यहाँ से हम लोगों ने देख लिया ये इकोनॉमिक वीकनेस क्या था। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, कम्युनिस्ट पार्टी रूल्ड ओवर 70 इयर्स बिकमिंग अनअकाउंटेबल। क्यों? क्योंकि कोई सवाल पूछने वाला नहीं था, तो जो मन में आ रहा है कर रहे हैं, जहाँ मिलिट्री भेजना है भेज रहे हैं, कोई अगर आवाज उठा रहा है तो उसको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब मैं ही रूल बना रहा हूँ, मैं ही जज हूँ, मैं ही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, कोई मुझसे सवाल नहीं पूछ सकता है। लेकिन मेरे अगेंस्ट कोई सवाल पूछता है तो उसको मार दो, खत्म कर दो, हटा दो। ठीक है। अब इसके कारण क्या हो गया, करप्शन तो बहुत बढ़ गया, क्योंकि जो जिस पोजीशन पे है सबके पास वो अपना अपना पॉकेट भरने लगे। लैक ऑफ ओपेननेस, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी, जब सवाल पूछना खत्म हो जाता है ना तो फिर आपके पास अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है। और जब भी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है दिस मीन्स आप जो करप्शन में चले जाते हैं। फेलियर टू करेक्ट मिस्टेक्स अलाउ क्रिटिसिज्म, पार्टी ब्यूरोक्रेट्स enjoyed मोर privileges देन ऑर्डिनरी सिटीजन। जो पार्टी के कैडर्स थे, जो पार्टी के मेंबर्स थे, वो आलीशान रूप में रह रहे हैं, लेविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, गाड़ियों से घूम रहे हैं। ऑर्डिनरी सिटीजन जो है बेचारे मजदूर बने फिर रहे हैं। अब मिखाइल का जो रिफॉर्म था उसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, वो कौन कौन से रिफॉर्म लाए। रिवाइव इकोनॉमी, लूज सेंट्रल कंट्रोल, कैचअप विद द वेस्ट। वेस्ट के साथ कैचअप इन द विद द वेस्ट का मतलब हो जाता है कि क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था, अच्छे रोड्स बन रहे थे, अच्छे रेलवेज बन रहे थे, वहाँ पे स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम अच्छा किया जा रहा था, तो उस लेवल पे किस तरीके से हम लोग अचीव करें, तो वो हो जाता है कैचअप विद द वेस्ट। अब अब इनका ऑब्जेक्टिव ये था, लेकिन इट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन। ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिफॉर्म, अब रिफॉर्म को लेकर रिफॉर्म का भी ओपोजिशन था। टू अपोजिंग ग्रुप्स इमर्ज्ड, रिफॉर्मिस्ट जिनको लगा गर्वोस जो है बहुत स्लोली जा रहे हैं, हाइडलाइनर जिनको लगा टू फास्ट इरोडिंग देयर पावर एंड प्रिविलेज। तो ये पावर एंड प्रिविलेज वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हाइडलाइनर्स को पसंद थी, एंड दे वर नॉट हैप्पी विद द रिफॉर्म। Gorbachev lost support on all sides, dividing public opinion. अब डिलीजन ड्यू टू इनएबिलिटी टू डिफेंड हिज पॉलिसीज। ठीक है, तो दिस लेड टू द फॉल, एंड मिखाइल का भी जो है आप बोल सकते हैं पतन हो गया, क्योंकि उनका पॉपुलर सपोर्ट नहीं था ना, कोई उनके साथ तैयार ही नहीं थे। कुछ को लग रहा है कि नहीं ये तो बहुत स्लो काम कर रहे हैं, जो उनके अपोजिशन में थे ये बोले कि नहीं नहीं इतनी जल्दी से करना ही नहीं है, सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा, हमारे कंट्रोल में कुछ रहेगा ही नहीं। ठीक है। अब आ जाता है राइज ऑफ नेशनलिज्म एंड सॉवरेनिटी मूवमेंट। अब नेशनलिज्म क्या है ना, ये नेशन स्टेट, मतलब हर एक स्टेट के जो अपने इंस्पिरेशंस होते हैं, एक आइडेंटिटी होती है, उसको हम लोग नेशनलिज्म बोलते हैं। द इमीडिएट कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन वाज द राइज ऑफ नेशनलिज्म। जो पोलैंड के लोग थे, जो पॉलिश थे, उनको लगा कि नहीं मेरा अपना इंटीग्रिटी है, मेरा अपना कंट्री है, अपना हेड होना चाहिए, कंट्रोल अपने अंदर होना चाहिए, एंड डिमांड फॉर सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब कि उस कंट्री के ऊपर उनके लोगों का कंट्रोल होना चाहिए, ना कि दूसरे का। की रिपब्लिक विद इन स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट मूवमेंट, बाल्टिक रिपब्लिक्स, इस्टोनिया, लवाटिया, लिथुआनिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, अदर, तो ये सारे जो है आपके सोवियत रिपब्लिक के मेंबर्स थे। एंड नेशनलिज्म लेड टू फ्रेगमेंटेशन एंड द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। तो नेशनलिज्म लेड टू आल्सो द क्रिएशन ऑफ दीज स्टेट्स, आप ये भी बोल सकते हैं, एंड द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। तो रिफॉर्म एक्सलेटेड नेशनलिस्ट डिसइंटीग्रेशन मेकिंग इट अनकंट्रोलेबल। सो आयरनी ऑफ नेशनलिज्म में क्या हुआ, ओवरऑल तो आपका यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और कंट्रीज क्रिएट किए गए। Contrary to that, nationalist unrest was strongest in the European and the prosperous regions, Russia, Baltic state, Ukraine, Georgia, not in the Central Republics. These regions felt they were economically burdened by having support to the backward Central Asias. मतलब अगर ये है, ये आपके वो कंट्रीज हैं जो रिच हैं, तो इनको लग रहा है कि हम लोग तो यहाँ के लोगों को भी फीड कर रहे हैं, तो एक इकोनॉमिक बर्डन। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं ब्रेक्सिट की,
यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड बाहर आ गया। क्यों बाहर आ गया? क्योंकि इंग्लैंड के लोगों को लगा कि यार हम लोग इतने रिच कंट्री हैं, अब पूरे यूरोपियन यूनियन के लोगों का हेल्थ केयर हम लोग को संभालना है। पूरे यूरोपियन यूनियन के जो ओल्ड एज लोग हैं उनको हमें पैसे देने पड़े, तो हम यूरोपियन यूनियन से बाहर हो जाते हैं। तो सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट इन कंट्रीज का भी था। रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया की हम लोग तो रिच रिपब्लिक हैं। अब तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान ये सब तो पुअर रीजन्स हैं, लेकिन खर्चा तो हमें ढोना पड़ रहा है। ठीक है। सो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या रहा? एंड ऑफ कोल्ड वॉर, चेंज इन पावर रिलेशन, इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। सो कोल्ड वॉर खत्म हो गया। कोल्ड वॉर एंडेड, आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म सीजेस टू एग्जिस्ट। अब सारी कंट्री जो है टुवर्ड्स कैपिटलिज्म दे स्टार्टेड मूविंग। आर्म रेस एंड एक्युमुलेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बिटवीन टू ब्लॉक केम टू एन एंड। मतलब और ज्यादा जो है वो आप अब इंडिविजुअली कंट्रीज डेवलप कर रही है, बट नॉट इन द नेम ऑफ आर्म रेस। अब नेटो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, वार्सो पैक्ट ये खत्म हो गया, नेटो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, एंड दे आर स्टिल ए मिलिट्री अलायंस। तो मिलिट्री अलायंस दो क्रिएट किया गया था, जो यूएसए के द्वारा नेटो एंड यूएसएसआर के द्वारा वार्सो। चेंज इन पावर रिलेशन। अब पहले क्या था? बाइपोलर था। जब हम कंट्रोल बोलते हैं, बाइपोलर का मतलब हो जाता है दो पावर स्ट्रक्चर। ठीक है। इमरजेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय वन सुपर पावर। बाइपोलर में क्या होता है? डोमिनेटेड बाय टू सुपर पावर। तो कोल्ड वॉर वाज अ बाइपोलर एरा, जहां पे एक साइड यूएसए था, एक साइड यूएसएसआर था। फिर दूसरा हो जाता है इमरजेंस ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज आ जाते हैं। तो अभी आप अ, अगर आप बात करते हैं तो वो मल्टीपोलर, जहाँ पे रशिया भी है, चाइना भी है, इंडिया भी ग्रो कर रहा है, रीजनल एस्पिरेशंस भी हैं, यूएसए भी है। लेकिन जब यूएसएसआर का फॉल हुआ था तो यूनाइटेड स्टेट इमर्ज्ड एज ए सोल सुपर पावर, लीडिंग टू ए यूनिपोलर वर्ल्ड। Capitalism became the dominant global economic system. Why capitalism became? Because USSR, based on socialist ideas, सबने देखा कि ये तो सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे तो ग्रोथ हुआ ही नहीं, यहाँ पे कंडीशन और बुरे हो गए। सो अल्टीमेटली कैपिटलिज्म बिकेम एवरीवन्स फेवरेट डेस्टिनी। Institutions like World Bank and IMF was created and gained importance. अब ये देखिए कि 1991 भी आपका वो एरिया है जब आईएमएफ के द्वारा भारत ने लोन लिया था एंड ओपनड अप द इकोनॉमी। वर्ल्ड बैंक अभी भी लोन देती है, आईएमएफ लोन देती है। दे प्रोवाइडेड लोन्स टू पोस्ट सोवियत एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट फॉर द ट्रांजिशन टू कैपिटलिज्म। कंट्री के ग्रो करने के लिए इन दोनों इंस्टीट्यूशन ने लोन दिया। अब देखिए, जहाँ पैसे नहीं है, अब कोई बोला कि हम आपको लोन देंगे प्रोवाइडेड आप जो है एक नई इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाइए, सब बनने को तैयार थे। बिकेम की एडवाइजर्स इन द इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि ग्रोथ रिलेटेड रिफॉर्म देता है, लोन देता है, लोन्स देता है, डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। आईएमएफ क्या करती है? वो आपके इकोनॉमी को, ट्रेड को बैलेंस आउट करने के लिए लोन देती है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स के लिए लोन देती है। तो दोनों ने ये गाइड किया कि आपको क्या क्या अपने इकोनॉमी में चेंज करने की जरूरत है, पॉलिसी लेवल चेंजेस क्या करने की जरूरत है। और लिबरल डेमोक्रेसी वाज क्रिएटेड। अब इमरजेंस ऑफ न्यू कंट्रीज। अब 15 कंट्रीज डिसइंटीग्रेट हो गई, अलग अलग पार्ट हो गई। सो मेनी न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज वेयर क्रिएटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक। अब हर एक कंट्री का अपना अपना इंडिपेंडेंट गोल्स एंड पॉलिसीज हो गए। ठीक है। अब जो रिमेनिंग कंट्रीज थे, पोलैंड, हंगरी, चेक रिपब्लिक, ये सारे भी अपने अपने क्या किए? उन्होंने ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन। अब देखिए, ये सारे कंट्रीज एक से निकल के यूरोपियन यूनियन ज्वाइन कर लिए, बिकेम मेंबर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए कितने ये लोग एडवांस थे। अब देख लिए कि वार्सो पैक्ट का कोई रेलेवेंस नहीं रहा, तो ये लोग जो है नाटो के अंदर ज्वाइन कर लिए, इस डर से कि रसिया फिर इन लोगों पे अटैक ना कर दे। अब बाकी कंट्रीज तो जहाँ पे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, 5। ठीक है। तो मेंटेन क्लोज टाइज, अभी भी इनका क्लोज टाइज विद रशिया, आल्सो बिल्ड रिलेशंस विद द वेस्ट, यूएसए, चाइना एंड अदर्स। इंटरनेशनल सिस्टम डेवलप हुआ। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है शॉक थेरेपी। अब
शॉक थेरेपी है क्या? शॉक थेरेपी है कि जब ट्रांजिशन हो रहा है, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, अब हमें ट्रांजिट करना है फ्रॉम आपके कम्युनिज्म टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। तो इस चीज को शॉक थेरेपी बोला गया कि किस तरीके से एक इकोनॉमिक सिस्टम से निकलकर हम दूसरे इकोनॉमिक सिस्टम में आते हैं। शॉक थेरेपी refers to the transition from an authoritarian socialist system to a democratic capitalist system after the collapse of communism. From authoritarian socialist system to democratic capitalist system and influenced by World Bank and IMF. तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि आपका शॉक थेरेपी को किसने इन्फ्लुएंस किया था, तो आप बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। मेन फीचर्स क्या था? कंप्लीट शिफ्ट टू कैपिटलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट ओनरशिप, कलेक्टिव फार्म्स वर रिप्लेस्ड। जो मैंने आपको बताया था कि रशिया में या यूएसएसआर में क्या गया था कि फार्म लैंड को भी कलेक्टिवली वो स्टेट ओनरशिप के अंदर लोगों को दे दिया गया था, जहाँ पे ज्वाइंट ओनरशिप था, मल्टीपल पीपल हैड द ओनरशिप, दे टुगेदर हैड टू कल्टीवेट एंड प्रोवाइड ए शेयर टू द स्टेट। So ये द कलेक्टिव फार्म्स थे रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्म। सो यूएसएसआर में बहुत सारे ऑक्शंस किए गए थे और ऑक्शंस में सबको चीजें प्रोवाइड की गई। एक्सटर्नल इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या था? सडन एंड कंप्लीट स्विच टू फ्री ट्रेड, फ्री डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिकेम द इंजन ऑफ डेवलपमेंट, इंक्लूडेड फाइनेंशियल डीरेगुलेशन, ओपननेस टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड करेंसी कन्वर्टिबिलिटी। करेंसी कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है कि जब आप भी ट्रेड करते हैं तो आपको दूसरे कंट्री की करेंसी को परचेज करना पड़ता है, सेल करना पड़ता है। अभी जो है डॉलर यूज किया जाता है फॉर द ट्रेड। आप किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आप डॉलर के रूप में ट्रेड करते हैं। अगर कोई कंट्री पे करती है तो डॉलर के रूप में पे करती है, परचेज करती है तो डॉलर के रूप में परचेज करती है। ब्रेकअप ऑफ ट्रेड अलायंस। अब पहले क्या होता था, जो 15 कंट्रीज थी उन्हीं के बीच में ट्रेड होता था। अब कंट्रीज जब बाहर निकल कर आई तो वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड स्टार्ट किया, वे यूरोपियन कंट्रीज के साथ, और आपस में उन लोगों ने ट्रेड बंद कर दिया। मतलब ईच कंट्री वाज डायरेक्टली लिंक टू द वेस्ट, नॉट टू ईच अदर। ये 15 कंट्रीज आपस में ट्रेड ना करके दूसरे दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दी और धीरे धीरे एब्जॉर्ब टू द वेस्टर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम। वेस्टर्न का क्या रोल था? बिकेम लीडर्स इन गाइडिंग डेवलपमेंट। अब वेस्टर्न कंट्रीज दे बिकेम द बेंचमार्क ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, रोड किस तरीके से होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए। दिस इज दैट ओके वी आर द बेंचमार्क, लुक हाउ वी आर ग्रोइंग एंड सिमिलरली यू हैव टू डेवलप। अब दे एक्सरसाइज कंट्रोल थ्रू वेरियस इंटरनेशनल एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखिए बहुत सारे मार्क्सिस्ट का भी ये आप ये बोल सकते हैं एक कहानी है। वो बोलते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आर द न्यू मीन्स टू कंट्रोल। अब वर्ल्ड बैंक आपको पैसे दे रही है, दिस मीन्स यू हैव टू डू व्हाटएवर द वर्ल्ड बैंक इज सेइंग। आईएमएफ से अगर लोन चाहिए तो आईएमएफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। दिस मीन्स दीज इंस्टीट्यूशंस दे बिकम द मैकेनिज्म और टूल ऑफ कंट्रोल। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी क्या हुआ? अब उतनी जल्दी प्रॉस्पेरिटी या मास कंजम्पशन तो नहीं ले पाई, कॉज इकोनॉमिक रूइंस एंड सोशल डिस्ट्रेस। अब क्या होता है कि सडनली आप सोचते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, चलो हम बाहर से ले आते हैं। बाहर से लाने के लिए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो इसमें से आप अपना प्रोडक्शन ना करके सब कुछ बाहर से ही परचेज करने लगे, तो आपके पास तो पहले भी पैसे नहीं थे। आप जब अलग कंट्री बन गए, आपने अपने सिस्टम को डेवलप नहीं किया, तो वो जो है इकोनॉमिक रूइन होने लगा। क्यों? क्योंकि जब आप अलग कंट्री बनते हैं, जब आपके पास इंस्टीट्यूशन नहीं है, जब आपके पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए किस तरीके से अपने प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को इंक्रीज किया जाए। आप ये सोचिएगा चलो राइस नहीं है, राइस परचेज कर लेते हैं, कपड़े नहीं है, कपड़े परचेज कर लेते हैं। कहाँ से परचेज कीजिएगा? पैसे तो होने चाहिए, रिसोर्सेज तो होने चाहिए। इकोनॉमिक कोलैप्स। रशिया, about 90% of the state controlled industries were sold to private individuals and companies। जितने भी स्टेट ओनरशिप थी सबको ऑक्शन किया गया है। इंडस्ट्री कोलैप्स बिकॉज रिस्ट्रक्चरिंग वाज डन थ्रू मार्केट फोर्सेस रादर देन गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब क्या होता है अब यहाँ पे जैसे आप देखते हैं इंडस्ट्रीज सोल्ड एट थ्रो अवे प्राइसेस। मतलब चीप वे में जब अगर हमें रिफॉर्म करना है तो रिफॉर्म भी ऐसा होना चाहिए जहाँ पे हम सीक्वेंस के साथ करें। सडनली सब कुछ रिफॉर्म करने के रूप में क्या किया रशिया ने? इंडस्ट्रीज को बेचना शुरू किया कौड़ी के दाम पे।
जिसको जैसे मर्जी हो, जिनके पास जो भी पैसे थे परचेज कर लिया, इसीलिए नोन एज द लार्जेस्ट गराज सेल, द लार्जेस्ट गराज सेल इन द हिस्ट्री के। इंडस्ट्रीज को जब बेचा जा रहा था तो उसको गराज के रूप में सेल किया गया। सिटीजन्स रिसीव्ड वाउचर्स। अब सिटीजन्स को ना सरकार के पास जब पैसे नहीं थे तो वो वाउचर्स देना शुरू कर दिया। अब इन लोगों ने वो सोल्ड देम इन द ब्लैक मार्केट फॉर कैश। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, रूबेल जो वहाँ का रशियन का जो करेंसी है, उनका वैल्यू सेल शार्पली फॉल किया। हाइपर इन्फ्लेशन वाइप्ड आउट पीपल्स स्लीपिंग। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब सडनली प्राइसेस जो अभी मान लीजिए किसी एक पेन का दाम 10 रुपये है, सडनली वो 1000 रुपये हो जाए अगले घंटे, तो ये होता है हाइपर इन्फ्लेशन। कंट्रीज लाइक वेनेजुला, अगर आप जाइएगा तो वहाँ पता ही नहीं था कि हमें परचेज करने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। लोग जो है एक एक केजी आलू परचेज करने के लिए बोरे में पैसे लेके जा रहे थे, घर से निकले एक बोरा पैसे लेके दुकान तक पहुंचे, पता चला कि उनको तो 10 बोरे की पैसे की जरूरत है। रियल जीडीपी वाज लोअर देन 1989। अब 10 साल के पहले जो जीडीपी का जो वैल्यू था वो 10 साल के बाद और घट गया। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए? गवर्नमेंट सब्सिडीज विदड्रॉन, गवर्नमेंट ने सब्सिडी वापस ले लिया क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी पैसे नहीं थे। तो राइज इन पॉवर्टी, सोशल वेलफेयर सिस्टम डिस्ट्रॉयड, मिडिल क्लास डिक्लाइन, मेनी इंटेलेक्चुअल्स माइग्रेटेड। अब जितने जो पैसे वाले थे, जितने जो एजुकेटली रिच क्लास थे, एडुकेटेड क्लास थे, इंटेलेक्चुअल क्लास थे, वो वेस्ट शिफ्ट होने लगे, दूसरे दूसरे कंट्रीज माइग्रेट करने लगे। माफिया ग्रुप्स इमर्ज कंट्रोलिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्राइवेटाइजेशन लेड टू नी इनक्वालिटी, रिच वर्सेस पुअर। अब प्राइवेटाइजेशन होने लगता है तो ये डिबेट रहेगा, रिच वर्सेस पुअर। जिनके पास पैसे हैं वो जो इंडस्ट्री परचेज करें, जिनके पास नहीं है वो एज ए वर्कर काम ढूंढ रहे हैं, तो रिच वर्सेस पुअर इनइक्वालिटी तो बढ़ता ही चला जाएगा। अब इस डिसइंटीग्रेशन का पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन नेग्लेक्टेड इन फेवर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। हार्शली कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट विद वीक पार्लियामेंट्स। इन सेंट्रल एशिया लीडर्स बिकेम अथॉरिटेरियन। फिर अगेन डिक्टेटरशिप। अब क्या होता है कि जब भी आप कोशिश करते हैं, अब देखिए ये सारे 15 में आप देखिएगा मैक्सिमम के केस में जहाँ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट हुई है वहाँ पे 15-15, 20-20 साल से एक ही आदमी जो प्रेसिडेंट बने हुए थे। ये समस्या थी कि वहाँ का जैसे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन जब क्रिएट किया गया बहुत डेलिब्रेशंस के बाद, डिबेट के बाद, दूसरे कंट्रीज से सीख लेके, लेकिन यहाँ पे वो नहीं किया गया। तुरंत तुरंत बोला गया एक साल में कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट कर दिया जाएगा, इलेक्शन कर दिया गया और प्रेसिडेंट रूल चालू कर दिया गया। ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान एक्सटेंडेड देयर रूल रिपीटेडली और सेपरेट डिसेंट। मतलब वो अपना टर्म पीरियड को एक्सटेंड करते चले गए। तो ये सिस्टम हो गया। जुडिशियल इंडिपेंडेंस लार्जली एब्सेंट। अब आते हैं 2000 के बाद। रिकवरी ड्रिवन बाय एक्सपोर्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये सारे रीजन के पास नेचुरल रिसोर्सेज लाइक ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स बहुत ज़्यादा थे, तो इन लोगों ने इस चीज़ का एक्सपोर्ट करना शुरू किया। और अजरबैजान, कजाकिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर्स। अदर कंट्री रेंट फ्रॉम ऑयल पाइपलाइंस। अब जिस कंट्री से पाइपलाइन जा रहा है वो रेंट ले रहे हैं। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कुछ कुछ स्टार्ट किया गया। टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स इन द पोस्ट सोवियत स्टेट्स। जनरल सिचुएशन, most former Soviet republics faced civil wars, insurgencies, and ethnic conflicts. Outside power like USA, Russia, and China became increasingly involved. अब क्या है कि ये सारे जो डेमोक्रेटिक सेटअप लाए गए थे वो बहुत जल्दबाजी में लाए गए थे। अब कोई भी डेमोक्रेटिक सेटअप बहुत जल्दबाजी में लाया जाता है तो उसका स्ट्रक्चर या बेस स्ट्रांग नहीं होता है, तो इसीलिए मूवमेंट या प्रोटेस्ट ये चलता रहा है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट सेंट्रल एशिया, तजाकिस्तान सिविल वार जो 10 साल तक चला, 2001 तक। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, अभी भी बहुत सारे रीजन में आप बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। और इन टर्म्स ऑफ अगर आप बहुत इकोनॉमिक देखते हैं, अगर आप सोशल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, तो जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है ये अभी भी वीक डेमोक्रेसीज में आता है। यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम अभी भी बहुत वीक है। ठीक है। जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द सेंट्रल एशिया, रिच इन हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज है,
attracted economic interest, became zone of competition among outside powers and oil companies. हाँ, ये सारे रीजन है जहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आफ्टर 11 सितंबर 2001 the US established military base in Central Asia and paid governments for their use. जब आपका यूएसए पे अटैक हुआ था 11 सितंबर 2011 2001 ट्विन टावर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, तो उसके बाद यूएसए ने अपना जो है बेस बनाया इन सारी कंट्रीज में और उसके लिए भी पैसा दिया। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इन द ईस्टर्न यूरोप का कॉन्फ्लिक्ट अलग है। चेकोस्लोवाकिया जो है दो हिस्से में बट गया, चेक रिपब्लिक एंड स्लोवाकिया। यूगोस्लाविया फेस सिविल कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर 1991। प्रोविंस लाइक क्रोशिया, सोवालिया, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। Ethnic Serb opposed it massacre of non-Serb Bosnians, led NATO intervention and bombing of Yugoslavia during the inter-ethnic civil war। तो ये दर्शाता है कि सडन जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो हमें तो लगता है कि ठीक है चलो कंट्री अलग हो गए, ये कंट्री अपने अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं रहा। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप ये देखते हैं कि जैसे ही कंट्री एक स्ट्रांग अथॉरिटी से वीक अथॉरिटी में आती है, कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान को देख लीजिए, श्रीलंका को देखिए, आप अभी नेपाल को देखिए, बांग्लादेश को देखिए। अगर अथॉरिटी स्ट्रांग नहीं रहती है तो फिर जो है डिसइंटीग्रेशन, सिविल वार, ये सब चलता रहता है। अब इन सब के बीच में इंडिया रशिया का रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और अब जैसे कि हम जानते हैं रशिया ने हेल्प किया था इंडिया का अगेंस्ट वार विद पाकिस्तान, जब यूएसए ने अपना 7th फ्लीट लेते आया था। 7th फ्लीट वाज अ एयरक्राफ्ट कैरियर जो पाकिस्तान के सपोर्ट में यूएसए ने इंडिया के अगेंस्ट उतार दिया था। तो उस समय यूएसएसआर ने अपना सबमरीन ले आए थे कि हम भी आपको अटैक करेंगे। तो इसलिए इंडिया रशिया का एक रिलेशनशिप है। इंडिया हैज a good relation with all communist countries. Strongest ties with Russia, key element of India's foreign policy. और इसीलिए आप देखिएगा irrespective of what Trump is doing, saying in terms of trade and in terms of tariff, India says that okay, we are going to continue buying oil with Russia. अब इंडो रशियन रिलेशन बेस्ड ऑन हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट, कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल गुडविल। पॉपुलर कल्चर, अब रशिया में राज कपूर, अमिताभ बच्चन बहुत फेमस हैं। इंडिया फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पॉपुलर मेमोरी ऑफ रशियन पोस्ट सोवियत कंट्रीज। शेयर्ड विजन, कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपोलर पावर इन द वर्ल्ड, कलेक्टिव सिक्योरिटी, वन अटैक ऑन वन कंट्री सीन एज ए थ्रेट टू ऑल, प्रमोशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। ये इंडिया रशिया के आप बोल सकते हैं रिलेशन का आउटकम है। नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज फॉर ऑल नेशन, स्ट्रेंथनिंग एंड डेमोक्रेटाइजिंग द यूएन फॉर ग्लोबल डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की अगर हम लोग बात करें तो ओवर 80 बायलैटरल एग्रीमेंट साइन किए गए हैं बिटवीन द इंडिया एंड रशिया। स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट 2001 तक की अगर हम बात करें तो 80 बायलैटरल एग्रीमेंट्स। एरिया ऑफ कोऑपरेशन कश्मीर इशू, रशियन डिप्लोमेटिक सपोर्ट, रशिया ने बोल दिया कि इंडिया पाकिस्तान का ये इंटरनल मुद्दा है, कोई बाकी कंट्रीज पे इंटरेस्ट नहीं करेगा। एनर्जी सप्लाई एंड कॉपरेशन इन ऑयल एंड नेचुरल गैस, इंडिया इज करंटली बाइंग मोर देन 30% ऑफ इट्स ऑयल फ्रॉम रशिया। इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। सो ये आपका कंप्लीट हो जाता है किस तरीके से डेवलपमेंट कोल्ड वार एंड होता है, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, सोशल इम्पैक्ट क्या हुआ। ठीक है, टाइमलाइन ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन। तो अगर इम्पॉर्टेंट बात करें तो 1988 जून इंडिपेंडेंस मूवमेंट बिगिंस इन लिथुआनिया, इस्टोनिया, लवासिया। अक्टूबर सोवियत यूनियन डिक्लेयर्ड वार्सो पैक्ट are free to decide their own futures. Berlin Wall falls in November. ठीक है, 1990 Powers stripes the Soviet Communist Party of its 72 years long monopoly in power, calling Soviet Parliament to permit multi-party politics. So यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद इंडिया और रशिया का एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप रहा है।
रशिया ने इंडिया को डेवलप किया, स्टील इंडस्ट्री डेवलप करने में हेल्प किया। इट गेव एड एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू स्टील प्लांट्स लाइक भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम एंड मशीनरी प्लांट्स लाइक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो सोवियत यूनियन एक्सेप्टेड इंडियन करेंसी फॉर ट्रेड व्हेन इंडिया वाज शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब इंडिया के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं थे तो दे एक्सेप्टेड इंडियन रूपी फॉर ट्रेड। ठीक है। मिलिट्री, इंडिया रिसीव्ड मोस्ट ऑफ इट्स मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम द सोवियत यूनियन एट ए टाइम व्हेन फ्यू अदर कंट्रीज वर विलिंग टू पार्ट विथ मिलिट्री टेक्नोलॉजी। जहाँ पे दूसरी कंट्रीज टेक्नोलॉजी देने को तैयार नहीं थी, इंडिया को मिलिट्री और टेक्नोलॉजी के रूप में जो है रशिया ने हेल्प किया था। अब इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज में देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या है, इस सेक्शन को आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप पास्ट पेपर्स देखिएगा तो इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके जो जो कैरेक्टर्स हैं ना, व्लादिमीर लेनिन, फाउंडर ऑफ बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी, तो इस टाइप की ना चीजें दी जाती है स्टेटमेंट, और फिर ये बोला जाता है आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी। तो लेनिन का जो टर्म पीरियड है 1870 टू 1924, प्रैक्टिशनर ऑफ मार्क्सिज्म एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर कम्युनिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जोसेफ स्टालिन, successor to Lenin and led Soviet Union during his consideration, ठीक है, began rapid industrialization and forcible collectivization of agriculture, credited with its Soviet victory in the Second World War। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जोसेफ स्टालिन जो है वहाँ के, अब बोल सकते हैं, जनरल सेक्रेटरी थे। हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट टेरर ऑफ 1930। 1930 ग्रेट टेरर, इन लोगों ने पोलैंड पे अटैक कर दिया, वहाँ पे मास रेप किया गया, मर्डर किए गए, तो इसलिए उसको ग्रेट टेरर बोला जाता है। ट्रेडिशन फंक्शनिंग एंड एलिमिनेशन ऑफ राइवल विद इन द पार्टी। अब लेनिन के बाद आते हैं निकिता क्रुश्चेव, लीडर ऑफ सोवियत यूनियन, और इन्हीं के ड्यूरेशन में जो है आपका बर्लिन वॉल का डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन इन्होंने सजेस्ट किया था पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद इन द वेस्ट, पॉपुलर सप्रेसिंग द पॉपुलर रिबेलियन इन हंगरी एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है आपका, क्यूबा जो है यूएस, अब क्योंकि यूएसए आपका नेटो का मेंबर था, तो यूएसए क्या कर रहा था कि रशियन बॉर्डर पे या फिर सोवियत यूनियन के बॉर्डर पे अपने न्यूक्लियर मिसाइल लगा रहा था। तो रशिया ने क्या किया, क्यूबा जो यूएसए के पास है वहाँ पे अपना वार स्टार्ट कर दिया, वहाँ पे मिसाइल लगाना शुरू कर दिया, तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। बाकी ये सारे कुछ पर्सनालिटीज है। बोरिस येल्टिन इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द रशिया, rose to power from in the Communist Party and was made mayor of Moscow. Later joined the critique of Gorbachev and left the Communist Party, blamed for hardships suffered by the Russian in the transition from communism to capitalism. सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में। तो इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट है सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसके साथ जो मैंने बताया कि 199 में आपको ये पूरा कंप्लीट इस टाइप के हर एक चैप्टर के नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है। और जो बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि सर समझ में नहीं आ रही, तो आपको फ्री क्लासेस तो यहाँ पे मिल ही जा रहा है, यानी आपको इधर उधर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। और एग्ज़ाम ट्रेजी का हर एक साल टारगेट होता है कि मैक्सिमम मैक्सिमम स्टूडेंट को डीयू के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन दिलाना, ये हमारा टारगेट होता है। और पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ बाकी आपके साइंस, सोशल साइंस, लीगल, इंग्लिश, जनरल टेस्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट का कंटेंट मटेरियल एग्जाम ट्रेजी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है 199 में। तो ये आपका वन स्टॉप सेंटर हो जाता है। सो एग्जाम ट्रेजी की तरफ से सारे सब्जेक्ट के लिए लेक्चर्स लाए जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। सो अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें, सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। इसके साथ ही जो है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर लें। और ये व्हाट्सएप नंबर है 8448878849 पे। इस पे आपको किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए, लास्ट 3 ईयर 22, 23, 24, 25, लास्ट 4 ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। हर एक साल का एक एक क्वेश्चन पेपर, इसके लिए कोई आपको चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। इस नंबर पे आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है। और ये सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी या सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश,
हिंदी में और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, सो दैट जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं सारे स्टूडेंट को टॉप यूनिवर्सिटीज़ के टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल सके। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।